हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडीवर विक्रांत पर बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके सम्मुख। और आज हम आपको शुरू करेंगे इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सा वंश आया था। और मगध साम्राज्य में जो 16 राज्य थे उनकी राजधानियाँ भी आपको याद कराएंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हार्यंक वंश। तो इसे हम देखते हैं याद करने की ट्रिक कैसे है। इसे एक ट्रिक याद कर लीजिए, हसीन मासुक सा। हसीन मसुक सा। इसमें हा से हो गया हार्यंक वंश, सा से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, म से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया, इसे हम दंती वाला सा बना देते हैं, मासुक सा। मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, कंद वंश, सातवाहन वंश। तो देखिए, हा से इसे हम बना देते हैं, इसे हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, इसे ही आज हमें पढ़ना है। हर्यंक वंश ही हम पढ़ेंगे। हर्यंक वंश में हम पढ़ेंगे 3 लोग को। 3 लोग पढ़ेंगे। एक है बिंबिसार, बिंबिसार। और दूसरा है इसमें अजात शत्रु, अजात शत्रु। और इसमें तीसरा है उदयन। इसमें इसके 3 पुत्र थे। एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था मंडक, और तीसरे का नाम था नाग दशक। ये दोनों लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये जो था नाग दशक, यही अंतिम राजा बनता है हर्यंक वंश का। तो नाग दशक जो है अंतिम राजा बनता है किसका? हर्यंक वंश का। फिर आता है सा से होता है यहाँ पर शिशु नाग वंश। इसका सबसे पहला राजा था पुष्यमित्र शुंग। फिर आता है ये होता है नंद वंश। नंद वंश में जानते होंगे महापद्म नंद इसका सबसे पहला राजा था। और अंतिम राजा था धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हटा के बनाया था। फिर है हा से हो गया हर्यंक वंश, सा से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश। फिर है म से आता है, इसे कहते हैं मौर्य वंश। म से हो गया मौर्य वंश। इसको यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। म से हो गया मौर्य वंश। फिर है सु, इससे हम बोलते हैं शुंग वंश। फिर आता है का से हो गया कंद वंश। फिर एक है अंतिम में सा से हो गया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश हो गया, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी। इसमें एक जो सबसे प्रभावशाली राजा था उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए इसे हम देखेंगे बाद में आपको। तो इसमें हम पढ़ेंगे कितने लोग को? एक पढ़ेंगे बिंबिसार को, और दूसरे पढ़ेंगे अजातशत्रु को, और तीसरा पढ़ेंगे उदयन को, जो पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था सोन और गंगा नदी के तट पर। तो बिंबिसार पहला है, अजातशत्रु दूसरा है, तीसरा है उदयन,
और चौथा पढ़ेंगे इसमें हम नागदशक को, जो उदयन का पुत्र था। तो देखिए अब ये है हर्यंक वंश। ह से हो गया हर्यंक वंश, स से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, म से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, का से हो गया कंद वंश, और अंतिम है सा है। सा से हम इसे बोलते हैं सातवाहन वंश। तो हसीन मशूक सा, हसीन मशूक सा है मगध साम्राज्य में जो क्रम से वंश थे उन्हें याद करने की ट्रिक, हसीन मशूक सा। ये ट्रिक है, इसे आप याद करने की आसानी से समझ सकते हैं। हसीन मशूक सा, हर्यंक वंश 3-4 बार बोलिए याद हो जाएगा। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंद वंश, सातवाहन वंश। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंद वंश, सातवाहन वंश। देख लीजिएगा हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंद वंश, सातवाहन वंश। बोलिए हमारे साथ, हसीन मशूक सा। हा से हो गया हर्यंक वंश, म से हो गया, सा से हो गया शिशुनाग वंश, और फिर है ना से हो गया नंद वंश, फिर है मा से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, का से हो गया कंद वंश, सा से हो गया सातवाहन वंश। अब हम इसे क्लीन करते हैं, फिर देखेंगे हर्यंक वंश। देखिए अब देखते हैं हम हर्यंक वंश। हमने बताया था इसे, हा से हर्यंक वंश हो गया, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कंद वंश, और सा से सातवाहन वंश। तो आज हम हा की चर्चा करते हैं। हा से है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश से पहले हम एक चीज़ इसमें आपको ध्यान से बता दें, तो हर्यंक वंश में इससे पहले भी वंश जो मगध साम्राज्य में था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ वंश में इसका सबसे पहले जो राजा था, सम्राट था, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ। और इसमें और जो अन्य थे उनका नाम था जरासंध, जरासंध था, और एक था रुपुंजय, रुपुंजय। बृहद्रथ वंश से इसमें बृहद्रथ था और इसका पुत्र जरासंध और रुपुंजय। लेकिन ये आपको एसएससी, पुलिस, टेट आदि में ये नहीं पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का जो मगध साम्राज्य का जो सबसे पहले राजा था वह बृहद्रथ वंश था। ये नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा हर्यंक वंश। ये तो केवल यूपीएससी में पूछा जाएगा, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। तो बृहद्रथ था, अगर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा कि जो सबसे पहले मगध साम्राज्य में कौन था, तो बृहद्रथ था। और पूछेगा कि हर्यंक वंश का जो पहला राजा था उसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार। लेकिन अगर बृहद्रथ अगर दिया रहेगा कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन आया, बृहद्रथ, बृहद्रथ या बिंबिसार, तो आपको बृहद्रथ मारना होगा। लेकिन जब हर्यंक वंश देगा तो बिंबिसार ही देगा, बिंबिसार, उदयन, नागदशक, अजातशत्रु। तो अगर मगध साम्राज्य में सबसे पहले पूछेगा बृहद्रथ था तो बृहद्रथ टिक मारना है, लेकिन अगर हर्यंक वंश में पूछेगा तो बिंबिसार है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। बृहद्रथ पूछेगा तो यूपीएससी में पूछेगा या पीसीएस में पूछेगा, स्टेट में, लोकल पुलिस ये सब में नहीं पूछेगा। तो देखते हैं हर्यंक वंश। तो बिंबिसार जो था हर्यंक वंश का पहला राजा था, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में सबसे पहले था, इसमें हम बिंबिसार, बिंबिसार, और इसका जो दूसरा था बिंबिसार का ही पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। फिर तीसरा इसमें आता है, तीसरे का नाम है उदयन,
और एक उदयन का पुत्र है, चौथा जो बनता है नागदशक। तो बिंबिसार है हार्यंक वंश का। इसकी जो स्थापना बिंबिसार ने हार्यंक वंश की थी, हार्यंक वंश की स्थापना की थी 540 ईसा पूर्व से 540 में किया था और 492 तक ना। तो बिंबिसार जो था 544 में किया था हार्यंक वंश की स्थापना। हार्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था 544 ईसा पूर्व में। तो बिंबिसार जो था वह बहुत शक्तिशाली राजा था। बिंबिसार जो था बहुत शक्तिशाली राजा था हार्यंक वंश का। और इसके जो अपनी अंग देश पर इसने अधिकार कर लिया था। अंग देश पर इसने अधिकार कर लिया था। और इसने अपने राज्य की विस्तार नीति को बढ़ाते हुए 3 राजा की पुत्रियों या पत्नियों से विवाह किया था। एक का नाम है जो कौशल देवी थी, कौशल देश की राजा थी, कौशल देवी। और एक है जो चल्लना नाम था उनका, चल्लना। ये कौशल देश की रानी थी कौशल देवी और चल्लना थी। और एक पंजाब के मद्र कुल की नारी राजकुमारी थी, उनका नाम था क्षेमा। चल्लना से ही अजातशत्रु मिला था, अजातशत्रु उत्पन्न हुआ था। चल्लना से ही अजातशत्रु पैदा हुआ था। तो दूसरी जो थी, कहा जाता है कि बिंबिसार के पास कुल 500 से ज़्यादा रानियाँ थीं। एक बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग। इस पुस्तक के अनुसार कहा जाता है कि बिंबिसार की कुल 500 से भी ज़्यादा रानियाँ थीं। उसने क्या किया था, शादी में उसने यम्मे किया था। यम्मे मतलब होता है मैट्रिमोनियल अलायंस, वैवाहिक संधि या कुछ भी कह सकते हैं, वैवाहिक संबंध भी कह सकते हैं, वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस। तो महावग्ग के अनुसार 500 से भी ज़्यादा रानियाँ थी किसकी, बिंबिसार की। तो बिंबिसार क्या किया था, इसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। इसकी एक शादी हुई थी कौशल देश की रानी, कौशल देश की राजकुमारी कौशल देवी से, जो प्रसेनजीत की बहन थी। और चल्लना से किया था, चल्लना से ही अजातशत्रु हुआ था। और क्षेमा जो पंजाब की थी, मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा से विवाह किया था। चल्लना से किया था, कौशल देवी से किया था। तो अंग पर इसने अधिकार किया था, अंग पर इसने कब्जा जमाया था। अब देखते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। इसे श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक मतलब होता है सेना रखने वाला। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि श्रेणिक उपनाम किसका था। तो श्रेणिक उपनाम था बिंबिसार का।
श्रेणिक का मतलब होता है सेना रखने वाला। श्रेणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला। बिंबिसार को सेना रखने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में मिलता है इस साक्ष्यों से कि सबसे पहले किसने अपनी सेना रखी थी? बिंबिसार। तो बिंबिसार ने ही सबसे पहले अपनी सेना रखी थी, अस्थायी सेना रखी थी, और उसे इसलिए कहा जाता है श्रेणिक। तो इसने बिंबिसार ने हर्यंकवंश की स्थापना की थी 544 ईसा पूर्व में। तो 544 ईसा पूर्व में इसने स्थापना की थी। BC कहते हैं इसे, बिफोर ऑफ क्राइस्ट ईरा। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में स्थापना की थी हर्यंकवंश का। मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था उसका नाम था हर्यंकवंश। हमने हर्यंकवंश आपको जो मगध साम्राज्य में जो वंश थे उनसे याद करने का ट्रिक बताया है। हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा है हर्यंकवंश, शुंगवंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश। तो इसमें हर्यंक वंश है। हर्यंक वंश की जो स्थापना की थी बिंबिसार ने की थी 544 ईसा पूर्व में, और इसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। इसने महावक के पुस्तक, बौद्ध ग्रंथ की पुस्तक के अनुसार इसने 500 से ज़्यादा रानियों से विवाह, 500 से ज़्यादा स्त्रियों से विवाह किया था। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला। श्रेणिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास में सबसे पहले साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि मौर्य मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने ही सबसे पहली सेना रखी थी और इसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। और अब हम देखते हैं अन्य कि इसमें जो एक और रोचक हम इसमें आपको बताते हैं। एक का नाम था आम्रपाली। इसने आम्रपाली से भी विवाह किया था। अब हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं आम्रपाली कौन था। आम्रपाली, यहाँ पर दोबे मत लगाइएगा ना, ध्यान रहे, यहाँ दोबे मत लगाइएगा, केवल आम्रपाली ही नाम था उसका। ये वज्र की थी, वज्र की थी। और ये क्या, आम्रपाली कौन थी? नर्तकी करती थी, रूपवती कन्या थी, इसका नाम था आम्रपाली। ये क्या करती थी? नृत्य करती थी, नृत्यांगना थी, रूपवती थी आम्रपाली। ये आम्रपाली ध्यान रखिएगा, जोड़िएगा मत किसी से, लड़का सब खचरा होता है ससुरा, सब जोड़ लेगा। देखिए आम्रपाली से एक आम्रपाली विवाह करते हैं बिंबिसार से, और इनसे एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है जीवक। आम्रपाली और बिंबिसार के संबंध से एक पुत्र होता है, उसका नाम है जीवक। और ये जीवक ही जो था महात्मा बुद्ध का वैद्य बनता है। महात्मा बुद्ध का वैद्य कौन था? जीवक। महात्मा बुद्ध का जो राज्य वैद्य बनता है, राज वैद्य, उसका नाम क्या था? जीवक। और जीवक ही है जो अवंती के नरेश राजा चंड प्रदोत, अवंती के नरेश, हम यहाँ पर कहाँ लिखें, को यहाँ लिख देते हैं। अवंती के नरेश, अवंती के जो नरेश थे, अवंती के नरेश राजा चंड प्रदोत, राजा चंड प्रदोत, जो अवंती के नरेश थे राजा चंड प्रदोत थे। राजा चंड प्रदोत की जो पीलिया हो गया था, जब पीलिया रोग हो गया था इन्हें, जब पीलिया रोग हो गया था, इसी जीवक को ही भेजा था। किसने? बिंबिसार ने अपने पुत्र जीवक को भेजा था पीलिया रोग ठीक करने के लिए राजा चंड प्रदोत के पास। तो चंड प्रदोत जो थे बिंबिसार के समय एक राजा थे, अवंती के नरेश थे। अवंती के नरेश राजा चंड प्रदोत थे। बिंबिसार से और चंद्र प्रदोत से युद्ध हुआ था। तो चंद्र प्रदोत तो हार गए थे, लेकिन इसने
मित्रता कर ली थी बिंबिसार से। और जब इसे पीलिया हुआ तो अपने पुत्र बिंबिसार को, जो आम्रपाली से पैदा हुआ था जीवक, उसे भेजा था किसके पास? राजा चंद्रप्रदोष के पास, अवंती राज्य में। तो पीलियक रोग ने भेजा था। और महात्मा जो बुद्ध थे उनका ये राज्य वैद्य था जीवक। तो जीवक कौन था? आपसे पूछा जाएगा जीवक कौन था? तो जीवक था महात्मा बुद्ध का राज्य वैद्य, जो राजा चंद्रप्रदोष की पीलिया रोग से ठीक करने गया था। अवंती के नरेश थे राजा चंद्रप्रदोष। अब हम आते हैं आगे। अब जो थे हम बताते हैं अजात शत्रु पे चलते हैं। अजात, अब हम यहाँ बिंबिसार के बाद अजात शत्रु बताते हैं। अजात शत्रु, अजात शत्रु जो है अजात शत्रु जो है वह बिंबिसार की हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु जो है वह राजा बनता है। तो इसका जो काल है 492 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। तो बिंबिसार जो है अजातशत्रु जो है उसका पिता, बिंबिसार का जो पुत्र है अजातशत्रु की बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक यह राज करता है। और इसका जो अजातशत्रु जो है, बिंबिसार की हत्या कौन करवाया था? बिंबिसार की वास्तविक हत्या अजातशत्रु ने ही किया था। एक जो महात्मा बुद्ध के भतीजे थे उनका नाम था देवव्रत। वास्तविक रूप से देवव्रत ने ही बिंबिसार की हत्या करवाई थी अजातशत्रु के द्वारा। तो बिंबिसार जो हत्या किया गया था वो देवव्रत ने ही करवाया था। कहते हैं ना कि जो हत्या करता है उससे ज़्यादा हत्या कराने वाले का दोष होता है। तो अभी हम देखना चाहिए एक प्रकार से इतिहास में कि देवव्रत ने ही बिंबिसार की हत्या करवाई थी। तो अजातशत्रु ने जेल में बंद कर दिया था और अंत में उसने अपनी हत्या कर ली जहर खा के से। तो अजातशत्रु जो है हत्या किया था बिंबिसार का, महात्मा बुद्ध के भतीजा था। महात्मा बुद्ध का भतीजा था कौन? देवव्रत। तो अजातशत्रु को 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहता है। और इसके बाद अजातशत्रु जो है इसे कहा जाता है कुड़िक। इसके बचपन का नाम था कुड़िक। तो ध्यान रखिएगा, श्रेणिक जो है उसका नाम, श्रेणिक जो है बिंबिसार को कहा जाता है। उपनाम श्रेणिक जो था बिंबिसार का था क्योंकि वह सबसे पहले सेना रखने वाला, श्रेणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला। तो अजातशत्रु है इसे कुड़िक कहा जाता है। और आपको हम यही बता देते हैं जो उदाइन है तीसरे क्रम का, उदाइन जो है वह उसे कहा जाता है पितृहंता। पितृहंता मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। तो बिंबिसार को कहा जाता है श्रेणिक, सेना रखने वाला। अजातशत्रु को कहा जाता है कुड़िक उसके बचपन का नाम था। और उदयन को कहा जाता है पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। तो अब हम देखते हैं कुड़िक जो था अजातशत्रु के बचपन का नाम था। और इसने आवंती को अपने राज्य में मिला लिया था। आवंती को।
अवंती को अपने राज में मिला लिया था। इसने एक गुप्तचर भेजा था, उसका नाम था बृहस्कार, और बृहस्कार को भेजा था जाके अवंती में देख आइए कि वहाँ पे कैसे हमला करना है, कैसे कमज़ोर करना है, ताकि अवंती को जीतने में आसानी हो। क्योंकि अवंती जो था वह लौह उत्पादन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए अवंती को अपने राज्य में मिलाना चाहता था अजातशत्रु। तो इसने जो है राजा जो प्रसेनजित थे, जो बिंबिसार की जो पत्नी थी प्रसेनजित की बहन, जो प्रसेनजित थे, प्रसेनजित नाम था उनका, उसकी पुत्री से ही इसने विवाह किया था। तो इसके एक जो चेलना थी, चेलना के बारे में आपको बता रहे थे, चेलना फिर बता देते हैं। चेलना की 2 पुत्री थी। चेलना की एक पुत्री का नाम था हल, एक चेलना की पुत्री का नाम था हल। तो बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलना थी, एक इसकी पुत्री का नाम था हल और दूसरी का नाम था बेहल। एक का नाम हल था और एक नाम बेहल था। तो इसे चेलना ने एक पुत्री थी, इसे हाथी मिला था। चेलना ने दिया था हाथी और रत्न जड़ित आभूषण। तो जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने इसे हल से और बेहल से रत्न जड़ित मोती और हाथी को मांग लिया। चेलना इस पर नाराज हो गई, चेलना ने नहीं दिया। तब क्या था, तब चेलना ने नहीं दिया हाथी और रत्न, तो अजातशत्रु ने इसके बदले इससे नाराज होकर के अजातशत्रु ने क्या किया, अवंती पर ही आक्रमण कर दिया। अवंती की थी, राजकुमारी थी चेलना, राजा प्रसेनजित की बहन थी, तो उसने यहाँ पर ही हमला कर दिया। कौन कहा, एक कहावत है ना हिंदी में, दुविधा में दोनों गई माया मिली ना राम। तो वही यहाँ कहावत होती है, दुविधा में दोनों गई माला मिली ना राम। एक तो यहाँ पर भाई साहब ने अवंती भी गवाया और दूसरा हल और बेहल की जो हाथी और रत्न जड़ित मोती थी वो भी गया, मतलब ये भी नहीं मिला। इससे दिया होता तो हो सकता था ये यहाँ पे आक्रमण ना करता, लेकिन जब चेलना ने नाराज हो गई, इसने वहाँ के प्रसेनजित की बहन चेलना से ही वहाँ पे हमला कर दिया। फिर क्या था, युद्ध में जीत गया। इनके यहाँ पुत्रियों को ले लिया, ये जो चंडप्रदोत थे, चंडप्रदोत, इनकी पुत्रियों को ले लिया, ये पुत्रियों को उनसे विवाह करवा लिया जीतने के बाद। अब फिर हल और बेहल के यहाँ पे हाथी चली गई रात, इसीलिए कहा गया है भाई साहब लाल ज़्यादा मत करिए, नहीं तो ये भी चला गया इनका, ये भी चला गया, गए अपनी पुत्रियों को विवाह करना पड़ा, इनके दोनों तीनों गई। इनकी अवंती नगर जो चंद्रप्रदोत थी, इनकी पुत्री विवाह कर लिया अजातशत्रु ने, और बिंबिसार की जो पत्नी चेलना थी, इनकी जो नाती थी हल और बेहल की, मोतियों ले लिया, रत्नों ले लिया, वो हाथियों ले लिया। भाई साहब यही होता है इतिहास में। तो देखिए फिर अब हम चलते हैं उदयन के पास, उदयन की कहानी देखते हैं। उदयन की कहानी क्या है, उनके भी अपरंपारे है। दोस्तों अब देखते हैं हम अच्छा एक चीज़ भूल गए थे हम, एक अजातशत्रु के बारे में और बताना था। अजातशत्रु के बारे में एक चीज़ और बताना है आपको। अजातशत्रु ने वैशाली को भी जीत लिया था। वैशाली कहाँ पर आज में है, बिहार में ही है वैशाली। वैशाली पर इसने आक्रमण किया था। तो वैशाली पर इसने आक्रमण करके एक अजीब सी चाल चली थी। चाल ये चली थी कि उसने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। एक का नाम था रथ मूसल और दूसरे का नाम था महाशिलाकंटक। अब देखिए ये रथ मूसल क्या है, एक अजीब तरह से आप देखे होंगे बाहुबली मूवी में कि जो जाता है रथ रहता है ना, रथ में ये मान लीजिए घोड़ा हो गया ना, रथ मूसल। अब रथ मूसल में क्या था कि इसमें
आगे जो एक फरसा लगा दिया जाता है, फरसा जैसे ऐसे 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 ना, अब ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाता है और ये तीनों चीज़ें नाचती रहती है ऐसे 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 ऐसे। अब उसके सामने जो लोग आते हैं रथ मूसल के सामने सब कट जाते थे, मतलब इसे एक ही साथ में कई लोगों की हत्या कर देता था वो। ये तलवारें होती थी, तलवारें जैसे धारदार, चाकू बड़े बड़े चाकू होती थी, गोली हल्का से गोल में इतने ही होता था, मतलब आधे वृत्त में बने होते थे और ये सब बहुत नुकीले होते थे। जब ये नाचता था ना तो इसके सामने जो भी लोग आते थे सब कट जाते थे। तो या इसे चक में भी लगाया दिया जाता था, ऐसे ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे 1 या 2 लगा दिया जाता था, या फिर इसके घोड़े के सामने जो ऐसे कुछ दूरी पर ऐसे बना करके ऐसे ऐसे लगा दिया जाता था। ये नाचता रहता था। अब देखिए ऐसे क्या हुआ, इससे एक साथ कई लोगों को हत्या हो जाती थी, जो भी आते थे उसे आगे से आक्रमण करने मारने। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल नामक से वैशाली के युद्ध में इसने अपनाई थी रणनीति जीतने के लिए। और ये रथ मूसल हो गया। अब फोटो भी जोड़ देंगे आपके लिए, देख लेना रथ मूसल का। ये महाशिला कंटक है। महाशिला कंटक क्या होता है? महाशिला कंटक होता है एक प्रकार से इसे अजीब यंत्र होता है जिसमें पत्थर फेंका जाता है ना। इसे मान लीजिए इसे बना दिया जाता था और ये इसे निकला रहते थे, ऐसे इसमें छेद रहता था और इससे ये पत्थर फेंकता था, इसे उठा के इसे जंप कर देता था। अब पत्थर क्या है, अब फेंकने से इससे बहुत दूर तक का आक्रमण किया जा सकता था, बहुत दूर तक दुश्मन के क्षेत्र में तबाही मचाई दी जाती थी। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक नाम से 2 नए यंत्रों का प्रयोग किया था इसने वैशाली के युद्ध के आक्रमण के समय। तो वैशाली को भी इसने जीत लिया था। तो एक अवंती को जीता था और दूसरा वैशाली को भी जीता था। तो अवंती के नरेश थे चंद्रप्रदोत ना। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट उदयन को। अजातशत्रु का जो पुत्र था उसे ही हम उदयन कहते हैं। अजात, पहले उदयन देख लेते हैं। उदयन या इसके पिता का नाम, इसके पिता कौन थे? अजातशत्रु। इसे उपनाम हम कह देते हैं, उपनाम था पृत्रहंता। इसे पृत्रहंता उपनाम से जाना जाता था क्योंकि यह पिता की हत्या करके बैठा था, राज्य लिया था, राजा बना था, सम्राट बना था। इसे पृत्रहंता के अभिनाम से जाना जाता है। इसने पाटलिपुत्र नाम का एक नया नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र को ही आज हम पटना कहते हैं, जो बिहार की राजधानी भी है पटना। यह पटना जो है सोन नदी और गंगा नदी के तट पर, गंगा के संगम पर बनवाया था। तो सोन नदी और गंगा नदी के बीच में बनवाया था। ये है, ये देखिए यहाँ पर पटना है ना, साफ से छाप देते हैं बढ़िया से मैप। ये देखिए बिहार का मैप हम बना देते हैं। ये बीच से निकल गई है, बिहार को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी। ये है पटना और पटना से यहाँ पर है, इधर से एक आती है सोन नदी और एक आती है गंगा नदी ना। ये सोन नदी है और ये गंगा, इसी के बीच में इसने बताया था पटना, पाटलिपुत्र बताया था, जिसे अब हम पटना के नाम से भी जानते हैं।
तो उदयन के बारे में इतना ही पढ़ना है। इसके पिता का नाम था अजातशत्रु, या पिता की हत्या करके बना था राजा, और पाटलिपुत्र नामक नया नगर बसाया था, जिसे अब पटना कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है। सोन नदी और गंगा नदी के बीच बसाया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद आता है उसका पुत्र कौन? नागदशक। उदयन के 3 पुत्र थे। एक का नाम था अनिरुद्ध और मंडक, और तीसरे का नाम था नागदशक। अनिरुद्ध जो है वो भी किसी प्रकार का भोग विलास में व्यस्त था। ये भी सब तीनों ऐसे थे, भोग विलास में व्यस्त थे। न इनके पास विस्तारवाद की कोई नीति थी, न इसने किसी क्षेत्र पर आक्रमण करके न उसे कब्जा किया। इनके क्षेत्र में न कोई शक्तिशाली राजा ही हुआ। तो नागदशक जो है, जहाँ उदयन के बाद राजा बनता है नागदशक। और नागदशक की देखिए खासियत क्या है कि इसका एक सेनापति था। उस सेनापति का नाम था शिशुनाग। सेनापति था शिशुनाग। तो जो हर्यंक वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था उसका नाम था उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध और मंडक थे, और नागदशक थे। नागदशक बनता है हर्यंक वंश का अंतिम सम्राट। नागदशक ये बहुत भोग विलासी प्रवृत्ति का था, इसलिए इसके सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव डालता है। तो शिशुनाग वंश की नींव डाला सेनापति इसके नागदशक के, इसकी हत्या करके। तो शिशुनाग जो बनता है वह अगले शुंग वंश शिशुनाग वंश का राजा बनता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे शिशुनाग वंश, जिसने राजा शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम आपको एक चीज़ और याद करा देते हैं। देखिए, तो एक चीज़ और याद करा ही देते हैं आपको हम, जिसे मगध साम्राज्य 16 राज्य हैं, कुल 16 राज्य हैं ना। तो 16 राज्यों में हम या आपको नहीं, तो इसमें जो 16 राज्य थे उसमें हम आपको चार राजधानियाँ रोज याद कराएंगे। आपको 4 दिन में इसे याद हम करा देंगे। तो आज हम 4 राजधानियाँ आपको याद करा देते हैं। एक का नाम है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की है, काशी की है वाराणसी, और अंग की है अंग चंपा। और हर्यंक वंश में मैंने हर्यंक वंश में राजधानी नहीं बताया था। तो राजधानी एक थी राजगिरी थी, और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्री बनाया था। पाटलिपुत्री उदयन ने बनाया था। अंग है चंपा, और एक है हमें यहाँ पर बता ही दिए मगध का है मगध का है राजगृह, जिसे हम गिरिव्रज भी कहते हैं, गिरिव्रज ना। और एक का नाम है अंग तो हो गया है कौशल का है श्रावस्ती। तो देखिए, हर्यंक वंश की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगिरी, और अंतिम जो थी पाटलिपुत्री बनाया था उदयन ने। फिर हम अब देखते हैं जो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में हम
देखते हैं, एक काशी महाजनपद था, अंग महाजनपद था, मगध था, कौशल था। काशी की है वाराणसी, मेरे साथ बोलिए, काशी की है वाराणसी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। फिर है अंग चंपा, अंग चंपा, अंग चंपा। फिर है मगध, राजगिरी या गिरिव्रज, राजगिरी, अंग चंपा व काशी वाराणसी, मगध राजगिरी, कौशल श्रावस्ती। अंग चंपा, कौशल श्रावस्ती। फिर क्रम से देखिए, काशी, अंग, चंपा और कौशल। कौशल की है श्रावस्ती, अंग का है चंपा और फिर है काशी की वाराणसी, मगध का राजगिरी। इसे आप याद कर लीजिएगा। चार चार राजधानी याद करेंगे आपको याद हो जाएगी आसानी से। एक दिन में याद करेंगे तो सब भूल जाएंगे, कोई नहीं याद होगा। इसलिए चार चार राजधानी याद करिएगा, चारों चारों हमें आपको क्रम से याद करा देंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और देखिए, कोरोना का माहौल चल रहा है, इसलिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए ना। कोरोना बहुत खतरनाक वायरस फैल गया है, दूसरी वेव आ गई है, तो इसलिए आप घर में रहिएगा। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स ने पूरे शहर को वीरान कर दिया। इस एक शख्स ने पूरे शहर को वीरान कर दिया। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, एक शख्स जो वायरस हो फैल गया है, इसने पूरे शहर को ही वीरान कर दिया है। कितनी लोगों की मौत हो रही है, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।